एवरीवन, एजुकेशन क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पर्सनालिटी का जो चैप्टर था, आपका जितना भी सिलेबस आपके बीएड, एमएड और नेट में है, सीटेट में है, वो सभी मैं कवर करवा चुकी हूँ। अब पर्सनालिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी और पर्सनालिटी का असेसमेंट किस तरह से किया जाता है, वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करवा चुकी हूँ। और अब हम इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो मैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आज उस सीरीज का हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट द टॉपिक पर्सनालिटी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देयर आर ट्रेट डायमेंशंस डिड कैटल प्रपोज। देखिए, कैटल, रेमंड कैटल एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पर्सनालिटी की ट्रेट थ्योरी दी है। तो उस थ्योरी में उन्होंने कितनी ट्रेट्स की बात की है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2, 3, 16 या 117। तो देखिए, रेमंड कैटल के द्वारा 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स की बात की गई है, यानी कि उन्होंने पर्सनालिटी के 16 फैक्टर्स दिए हैं और उन फैक्टर्स को भी उन्होंने दो पार्ट्स में आगे डिवाइड किया है। एक होते हैं सरफेस ट्रेट और दूसरे होते हैं सोर्स ट्रेट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 16 पर्सनालिटी फैक्टर या 16 ट्रेट डायमेंशंस की बात कैटल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम ऑफ बिहेवियरल जेनेटिक्स इज टू लर्न अबाउट। देखिए, निम्नलिखित में से किसके बारे में जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो बिहेवियरल जेनेटिक्स का एक एम है, एक उद्देश्य है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है द पॉसिबिलिटी ऑफ इराडिकेटिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में जो व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं उनके उन्मूलन की संभावना होती है बिहेवियरल जेनेटिक्स के द्वारा। या नेक्स्ट ऑप्शन है द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स टू लर्न द लैंग्वेज, यानी कि जानवरों की भाषा सीखने की क्षमता बढ़ती है। इसके बाद है द एक्सटेंट टू विच जेनेटिक्स कैन मॉडिफाई पीपल्स बिहेवियर, या जो जेनेटिक्स हैं, जो अनुवंशिक विध हैं, वो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को मॉडिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर पर जेनेटिक और इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। तो देखिए, बिहेवियरल जेनेटिक्स में क्या होता है, जो जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों ही फैक्टर जो है किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Sheldon proposed the traits that would best describe a football player would be। देखिए, शेल्डन के द्वारा पर्सनालिटी का जो क्लासिफिकेशन किया गया था, यानी कि हमने जब टाइप थ्योरी की थी तो हमने उसमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसको हमने पढ़ा था। तो शेल्डन ने जो है पर्सनालिटी के 3 टाइप्स की बात की थी। कौन कौन से 3 टाइप्स बताए थे? एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीसोमॉर्फ। यानी कि जो एक्टोमॉर्फ तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, एंडोमॉर्फ गोलू मोलू टाइप के होते हैं, मोटे ताजा होते हैं, और जो मीसोमॉर्फ है उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही सदी हुई और एक एथलेटिक्स की जो बॉडी होती है उसकी तरह वो दिखते हैं। तो जो फुटबॉल प्लेयर को डिस्क्राइब करता है एक ट्रेट, तो उनमें से कौन सा एक टाइप है जो फुटबॉल प्लेयर को बताता है? तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं जो मीसोमॉर्फ टाइप है उस तरह के व्यक्ति होते हैं जो एथलेटिक्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मीसोमॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, इनमें से कौन सा वर्ड डिफेंस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता है? इनग्रेटेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन एंड सब्लिमेशन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। तो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, जैसे किसी रियलिटी से, एंजाइटी से या अनएक्सेप्टेबल जो इम्पल्सेस होती हैं उनसे अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करता है। तो कुछ कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेशन, रिग्रेशन और सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनग्रेटेशन जो है वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
तो इनग्रेटेशन होता क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है जिसमें कोई इंडिविजुअल दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है ताकि वो दूसरों को अपनी अच्छाई के बारे में बता सके या दूसरे लोग उसको पसंद कर सके। इसमें जो है डिफेंड नहीं करता है, इसमें व्यक्ति दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी यूजफुल टू अ बिहेवियरल जेनेटिक्स। देखिए जो बिहेवियरल जेनेटिक्स होते हैं इनमें से 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। कौन सी जो स्टडी है वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, यूजफुल नहीं होती। केस स्टडीज, फैमिली स्टडीज, एडेप्शन स्टडीज और ट्विन स्टडीज। देखिए फैमिली स्टडीज, एडेप्शन स्टडीज और ट्विन स्टडीज जो है बिहेवियरल जेनेटिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। केस स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक is an external unstable attribution for why something happens to a person। देखिए जब किसी व्यक्ति की लाइफ में कुछ घटित होता है तो इनमें से ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कौन सा एक एक्सटर्नल और अनस्टेबल एट्रीब्यूट है। हार्ड वर्क, देखिए हार्ड वर्क व्यक्ति को प्रभावित करता है। बैड मूड और फेट ये भी प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वेदर एक एक्सटर्नल और अनस्टेबल एट्रीब्यूट। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पर्सनैलिटी थ्योरी इज अ। देखिए पर्सनैलिटी थ्योरी को किस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैटेगरी यूज टू डिस्क्राइब पर्सनैलिटी, यानी कि उस कैटेगरीज को यूज करना जो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। इंटर रिलेटेड सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट्स यूज टू एक्सप्लेन पर्सनैलिटी। रिलेटिवली परमानेंट सेट ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स और सब्जेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ अ पर्सन। तो देखिए पर्सनैलिटी थ्योरीज के द्वारा क्या होता है, जो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको यूज करके किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। One trait that dominates a personality so much that it influences nearly everything a person does is। देखिए एक कौन सा ट्रेट होता है जो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डोमिनेट करता है, जिसको देखते ही हम कह सकते हैं कि हाँ ये वो व्यक्ति है। तो कौन से ट्रेट होते हैं वो? ग्लोबल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, स्पेसिफिक ट्रेट या कार्डिनल ट्रेट। तो देखिए ट्रेट थ्योरी जो है कैटल के द्वारा भी दी गई है और जॉर्डन ऑलपोर्ट के द्वारा भी ट्रेट थ्योरी की बात की गई है। तो जॉर्डन ऑलपोर्ट ने 3 तरह के ट्रेट्स की बात की है, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। तो जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं वो किस तरह के ट्रेट्स होते हैं? दैट डोमिनेट्स योर पर्सनैलिटी, यानी कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डोमिनेट करते हैं, यानी कि 1 या 2 ट्रेट से ही हम उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कार्डिनल ट्रेट जो होते हैं वो जो है डोमिनेटिंग ट्रेट्स होते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में हम जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इरिक इरिक्शन डेवलप्ड द थ्योरी बेस्ड अपॉन। देखिए इरिक इरिक्शन के द्वारा पर्सनैलिटी की जो थ्योरी दी गई है वो किस पर बेस्ड है? सोशल रिलेशनशिप पर, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप पर, चाइल्डहुड रिलेशनशिप पर या सेंटिमेंट रिलेशनशिप पर। तो देखिए इरिक इरिक्शन के द्वारा साइको सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है। इस थ्योरी में उन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं और हर स्टेज में काम किस तरह से होता है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ आप थोड़ा सा डिटेल में इस इमेज में देख सकते हैं। तो उनकी जो थ्योरी है वो सोशल रिलेशनशिप पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अ पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट दैट इज कंसर्न्ड प्राइमरीली विद पीपल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। देखिए एक पर्सनैलिटी के साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ज्यादातर काम अनकॉन्शियस माइंड और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर किया है और उनके द्वारा एक अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात भी की गई है। तो कौन से वो साइकोलॉजिस्ट हैं और कौन सा अप्रोच उनके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेट अप्रोच, नेक्स्ट बायोलॉजिकल अप्रोच, सोशल अप्रोच और साइको एनालिटिक अप्रोच। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि फ्रॉइड के द्वारा अनकॉन्शियस माइंड और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की गई है, उन्हीं के द्वारा जो है साइको एनालिटिक अप्रोच दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं जो ट्रेट अप्रोच है वो जॉर्डन ऑलपोर्ट और कैटल के द्वारा दिया गया है। बायोलॉजिकल अप्रोच जो है
हेंस आइजेंग के द्वारा उन्होंने इस पर काम किया है। और सोशल अप्रोच अभी अपने 9th क्वेश्चन में देखा कि इरिक इरिक्सन ने उस अप्रोच पर काफी काम किया है। और साइको एनालिटिक जो अप्रोच है उस पर सबसे ज्यादा काम जो है फ्रॉइड के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों की कोई कमेंट, क्वेरीज या कोई क्वेश्चन है या किसी तरह का फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।